उनके नेताओं को डिटेन कर लिया जाएगा, उनको डराया धमकाया जाएगा। ये इस तरह का लोकतंत्र जो है, मैं देख के बड़ा खुश हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। मेरी बात के मेरे वर्ड याद रखना। इस तानाशाही के खिलाफ ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जरूरत प्रदेश को है। मेरी बात को आप याद रखना। अगर हालात सामान्य होते, चुनी हुई सरकारें जनता का काम करती तो शायद ऐसे विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब सरकार तानाशाही पे उतर आए, डंडे से जनता को हाँकने का काम करे, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, युवाओं की भागीदारी और उनके अधिकार को छीनने का काम करे, तो फिर उनका मुकाबला करने के लिए भी ऐसे नौजवानों के, ऐसे सिपाहियों की जरूरत है जो आंख से आंख मिला के और सीना तान के मुकाबला करना जानते हो। इस बात को मैं मानता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज जो बच्चा घर में सो रहा है या कहीं काम कर रहा है, आपके इस दमन को वो याद रखेगा और जिस दिन मौका मिलेगा इतनी जोर से बटन दबाएगा कि करंट लखनऊ वालों को वहीं जाके लगेगा जहां वो कुर्सियों पर बैठे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, आज मीडिया के लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, युवा सुसाइड कर रहा है, युवा बेरोजगार है, युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान अपनी फसल का दाम चाहता है, मजदूर अपनी मेहनत चाहता है, महिलाएं रोजगार चाहती हैं, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। आपके एजेंडे में सरकार के लोगों हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान और की राजनीति और नफरत की राजनीति, इसी से आप प्रदेश को आगे चलाना चाहते हो। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो क्या भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो क्या भाषण देते हैं। बंगाल में जाके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि हमारे यहां मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। नमन करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जब हम उनका जीवन संघर्ष देखते हैं तो इतने कष्ट में उन्होंने ये संघर्ष को आगे बढ़ाया है। उनके जीवन संघर्ष को पढ़ के ही हमें बहुत हिम्मत मिलती है और हम ये मानते हैं कि अगर वो ना होते और संघर्ष ना करते तो शायद हम कमजोर वर्गों के जीवन में ये उजाला नहीं आता। इसलिए मैं उन तमाम महापुरुषों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का, जिस तरह के पहरे लोकतंत्र में लगे हैं पिछले 3 दिन के अंदर। मैं उसके लिए पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत आभारी हूं। लोकतंत्र पे इस तरह के पहरे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे कि रैली नहीं कर सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते हैं। रैली कितनी दूर की होगी ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। जिनकी रैली होगी उनकी यात्रा की बसें रोक ली जाएंगी, उनके नेताओं को डिटेन कर लिया जाएगा, उनको डराया धमकाया जाएगा। ये इस तरह का लोकतंत्र जो है, मैं देख के बड़ा खुश हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। मेरी बात के मेरे वर्ड याद रखना। इस तानाशाही के खिलाफ ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जरूरत प्रदेश को है। मेरी बात को आप याद रखना। अगर हालात सामान्य होते, चुनी हुई सरकारें जनता का काम करती तो शायद ऐसे विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब सरकार तानाशाही पे उतर आए, डंडे से जनता को हाँकने का काम करे, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, युवाओं की भागीदारी और उनके अधिकार को छीनने का काम करे, तो फिर उनका मुकाबला करने के लिए भी ऐसे नौजवानों के, ऐसे सिपाहियों की जरूरत है
जो आंख से आंख मिला के और सीना तान के मुकाबला करना जानते हो। इस बात को मैं मानता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज जो बच्चा घर में सो रहा है या कहीं काम कर रहा है, आपके इस दमन को वो याद रखेगा और जिस दिन मौका मिलेगा इतनी जोर से बटन दबाएगा कि करंट लखनऊ वालों को वहीं जाके लगेगा जहां वो कुर्सियों पे बैठे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत है और ये मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, ये वो क्रांति धरा बिजनौर जो निमट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इस मिट्टी को नहीं जानते आप, इस मिट्टी को नहीं जानते आप। आपने देखा होगा कोई और एरिया, ये वो एरिया जब ठान लेता है तो फिर झुका के छोड़ता है। जितनी चाहे ताकत लगा लो, ना हम गर्मी से डरते, ना हम आंधी से डरते, ना तूफान से डरते, ना लाठियों से डरते, ना गोलियों से डरते। हम उन संतों गुरुओं को भी मानते हैं जो अहिंसा के रास्ते पे हैं और हम उन बहादुर क्रांतिकारियों को भी मानते हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए शहादत दी है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भी मानते हैं, शहीद आजम सरदार उधम सिंह को भी मानते हैं, हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भी मानते हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी को भी मानते हैं, हम सर छोटू राम को भी मानते हैं, हम राजपिता ज्योतिबा फूले को भी मानते हैं, हम शहीद उधम सिंह को भी मानते हैं, हम मां झलकारी बाई को भी मानते हैं और हम उस देश के आजादी के बलिदान करने वाले उस क्रांतिकारी को, चाहे वो मां अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे मां फातिमा शेख हो, हम उस हर शख्स को, उस महापुरुष को मानते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है। आज मैं आपको, जब मैंने ये अन्याय देखा तो मैं आज चुनावी बात आपके सामने नहीं करूंगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम दमन के आगे घुटने टेक सकते हैं या हम इस दमन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? आज हम इस गर्मी में सड़क पे जवाब देंगे अपने नारों से, जो सत्ता में बैठे नेताओं को ये पता लगे कि जनता दमन से नहीं, जनता प्यार से चलती है। प्यार से लोकतंत्र में काम करोगे तो प्यार मिलेगा और डंडा चलाओगे तो हिसाब 2027 के बाद पूरा होगा। मेरी बात को आप याद। मैं ये बताना चाहता हूं, आज मीडिया के लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, युवा सुसाइड कर रहा है, युवा बेरोजगार है, युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान अपनी फसल का दाम चाहता है, मजदूर अपनी मेहनत चाहता है, महिलाएं रोजगार चाहती हैं, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। आपके एजेंडे में सरकार के लोगों हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान और की राजनीति और नफरत की राजनीति, इसी से आप प्रदेश को आगे चलाना चाहते हो। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो क्या भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो क्या भाषण देते हैं। बंगाल में जाके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि हमारे यहां मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। ये विकास किया है आपने कि मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। चलो मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता, बहुत अच्छी बात है, इससे दलित पिछड़ों को रोजगार मिल रहा है, इससे उनके घर में रोटी आ रही है, इससे उनकी गरीबी दूर हो रही है, इससे उनके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, इससे उनके बच्चों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है, इससे पेपर लीक होना बंद हो गया, इससे आरक्षण के घोटाले बंद हो गए, इससे सुसाइड करना बंद हो गया, इससे किसान को उसकी फसल का दाम मिल गया, इससे महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। शर्म करो, सत्ता में बैठे हो 9.5 साल से, 1 साल के काम का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अवसर आने दो, ये जनता है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दे और जिसको चाहे जमीन पे पटक दे। पुलिस के भाइयों का मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस तो सरकार के अधीन, जो सरकार आदेश देगी बेचारे वही करेंगे। आज इनकी है तो ये इनके आदेश पे काम करे, कल आपकी आएगी तो आपके आदेश पे काम करेंगे। इनसे मेरा झगड़ा नहीं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं किसी नेता का बेटा सिपाही है ही नहीं, किसी नेता का बेटा दरोगा है ही नहीं, किसी नेता का बेटा SHO है ही नहीं, इंस्पेक्टर है ही नहीं।
ज्यादा ज्यादा अगर है भी तो बेचारा तो आईपीएस है, पीसीएस है, पीपीएस है। सिपाही, हेड कांस्टेबल, दरोगा, इंस्पेक्टर है ही नहीं किसी नेता का बेटा। ये सारे किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं। मगर मैं इनको भी पूछना चाहता हूं जो नए भर्ती हुए हैं। एक बेटी मुझे आज मिली थी, उसके पति सेना में थे, छुट्टी पे आए, 20 दिन अपने परिवार के साथ रहे, सड़क दुर्घटना में जान चली गई। मुझसे पूछ रही थी कि मेरा क्या कसूर है, मेरा पति तो सेना के लिए, सेना में भर्ती हुआ देश के लिए बलिदान देने के लिए, लेकिन मेरा पुनर्वास कैसे होगा, मेरे बच्चों को कैसे जो है, उसके तो बच्चे नहीं लेकिन जो सेना के परिवार उनके बच्चों का क्या होगा। आपने तो 4 साल की अग्निवीर की नौकरी दे दी, 4 साल की, इससे भला हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं आपको, पुरानी पेंशन का लाभ आपको नहीं चाहिए क्या? बताओ अपने मन पे, दिल पे हाथ रख के, आपको नहीं चाहिए पुरानी पेंशन? नहीं चाहिए? पुलिस के लोगों बताओ, पुरानी पेंशन नहीं चाहिए क्या? क्या होगा जब बूढ़े हो जाओगे? कहां से कौन रखवाली करेगा? आज जो आपसे गलत काम करवा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो सरकार की, तो कल जब बूढ़े हो जाओगे, आपके ऊपर अगर मुकदमा को जांच चलेगी तो ये पीछे भाग जाएंगे, ये कहेंगे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप समझदार हो जाओ। मैं अगर आज आपको सचेत कर रहा हूं तो हवा में नहीं कर रहा हूं। जिन पे आज डंडा पड़ रहा है वो भूलेंगे नहीं, वो भी याद रखेंगे कि किन साहब ने डंडा चलाया, किन साहब ने बुलडोजर चलाया, किन साहब ने गोली मारी, भूलेंगे नहीं वो लोग। मैं सच बता रहा हूं, ये भूलने वाली स्थिति नहीं होती। घर बनाने में बहुत समय लगता है, 1 मिनट लगती है आपको, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी आदेश के आप जाके बुलडोजर चला देते हो। मैं सच कह रहा हूं, ये पूरा सिस्टम जनता की रक्षा के लिए। मैं हूं, आप हो, अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, वो सब जनता के सेवक हैं। हमें तनख्वाह मिलके जनता के टैक्स से, आपको और मुझे, हम मालिक नहीं हो सकते कभी। इनका हाथ हमारे ऊपर है तो हम नेता हैं, इनका हाथ हमसे उठ गया तो हमें गली में भी नहीं पूछेगा कोई। याद रखना मेरी बात को। मैं बहुत बधाई देता हूं शामली के साथियों को, अपने नेताओं को, अपने संतों को बहुत बधाई देता हूं। मैं भाग्य में, सौभाग्य में भरोसा तो नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कर्म प्रधान है। अगर मेरे सामने थाली में रोटी रखी हो ना खाऊं तो मेरे पेट में नहीं जाएगी। मैं इस बात को समझता हूं। मैं किसान, मुझे पता है अगर खेत में समय पे जुताई नहीं की और बीज समय पे नहीं गिरा, समय पे पानी नहीं दिया, समय पे खाद नहीं गिरा, समय पे निलाई नहीं की, कटाई नहीं की, छटाई नहीं की, दवाई नहीं डाली तो फसल नहीं होगी। मैं जानता हूं, मैं किसान हूं, मुझे पता है आज किसान किस हालत में है। फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार ने महंगाई से कमर तोड़ दी। 993 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर पे। कितने? 50 रुपए बढ़ते थे तो इनकी महिला नेता गले में सिलेंडर टांग लेती थी। 50 रुपए इन्होंने 993 रुपए बढ़ाए और कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे थे कुछ दिन पहले, आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आएगी तो सबसे पहला गला घुटेगा नौजवान का, क्योंकि कंपनियां अपने यहां से लोगों को निकाल देगी रोजगार से, तो नौजवान बेबस हो जाएगा, नौजवान कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बैठ जाओ और को छोड़ दी जाए तो गुंडों की हिम्मत नहीं है किसी की हत्या कर दे। मैं फिर कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, मैं जानता हूं खाकी को, मैं जानता हूं खाकी के इनकलाब को, मैं जानता हूं खाकी के इकबाल को। अगर खाकी को ताकत दे दी जाए तो किसी गुंडे में हिम्मत नहीं है, वो किसी भी पार्टी जुड़ा हुआ हो, कि वो किसी गरीब की बेटी तरफ आम उठा के देख ले। लेकिन मजबूर है खाकी, उनकी ड्यूटी तो लगाई है बैनर हटवाने, उनकी तो ड्यूटी लगाई है आजाद समाज पार्टी को रोकने में, उनकी तो ड्यूटी लगाई है आजाद समाज पार्टी की संख्या कम करने में। संख्या कम से हम नहीं डरते। 18 मंडल में सम्मेलन किए, 8 बड़ी रैली की। चैलेंज है मुख्यमंत्री जी की रैली में आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताएं, पंचायत सहायक समूह की बहनें, टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सबको भर के ले जाते हैं और कहते हैं वहां बैठे रहना वरना नौकरी चली जाएगी। जनता नहीं जाती आपकी रैलियों में, जनता नहीं जाती है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये वो लोग हैं, जगह नहीं है, रिपोर्ट दे देना एलआईयू के मेरे भाइयों, जगह नहीं है पैर रखने की, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, इनको पैसे नहीं मिले, ये तो अपने भाई को आशीर्वाद देने
और उसकी ताकत बढ़ाने, उसको हिम्मत देने के लिए आए हैं। और ये रुकने वाले नहीं है गर्मी आंधी तूफान से। जो इस गर्मी में, इस टेम्परेचर में यहां बैठा है ना, वो जिस दिन उसको तो इंतजार कर रहा है कि उसको मौका मिले बटन दबाने का। जिस दिन बटन दबाने का मौका मिलेगा, धार देगा बटन को तार देगा मशीन में अंदर। जिस दिन मौका मिलेगा आप देखते जाओ। ये बताओ, तार दोगे नहीं उस बटन के अंदर? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर करो। मैं ये इस बात से भी सहमत हूं कि SIR हो या EVM, इन दोनों से ईमानदारी के चुनाव नहीं हो रहे। तो मुझे बताओ, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या EVM से? आप बताओ, जोर से बताओ। EVM कह रहे हैं क्या? जोर से बताओ। मुझे नहीं सुना यार। अच्छा, जब मैं पूछूंगा तो बता देना। जब मैं कहूंगा बैलेट पेपर, तो अगर बैलेट पेपर वाले हो तो हाथ खड़े कर लेना। जब मैं कहूंगा EVM वाले तो हाथ खड़े कर लेना, ठीक है? EVM से चुनाव चाहते हो? सन्नाटा पसर गया। बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हो? हिंदू मुसलमान चाहते हो या रोजगार चाहते हो? अपने क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय रोजगार चाहते हो या पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाकर जाति धर्म के नाम पर अपमानित होना चाहते हो? यहां का व्यक्ति महाराष्ट्र जाके गाली खाता है, क्यों? वो गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। सुनो मेरे भाइयों, वो गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो अपना पेट पालने के लिए और अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छी रोटी दिलाने के लिए वो महाराष्ट्र में काम करने जाता है, और फिर वो उत्तर भाषी कहलाने पे, हिंदी भाषी कहलाने पे गाली खाता है। ये दिया है सरकार ने धर्म के नाम पे बांट के। और मैं कहना नहीं चाहता, यही मुजफ्फरनगर उनका प्रैक्टिकल की जगह थी। आप एकजुट नहीं होंगे, इसका खामियाजा आपकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। और फिर कह रहा हूं, ये खड़े विजयपाल साहब, झूठा मुकदमा कोई भी हो, अगर किसी ने अपराध किया तो सजा दो, लेकिन सिर्फ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पैर में गोली मार देना, बुलडोजर चला देना, ये न्याय नहीं है। गोकशी के झूठे मुकदमों में जेल भेज देना, ये न्याय नहीं है। कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाए पत्रकार को जेल भेज देना, ये न्याय नहीं है। न्याय तब है, ताकतवर वो है जिसके यहाँ हर व्यक्ति महसूस करे कि भाई ये सरकार न्यायपूर्ण सरकार है। ये कहते हैं नया उत्तर प्रदेश। हमें नहीं चाहिए नया उत्तर प्रदेश, हमें न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश चाहिए, जहां पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, जहां शिक्षा स्वास्थ्य सबके लिए बराबर हो, जहां किसी की हकमारी ना हो, जहां पुरानी पेंशन भी मिले, प्रमोशन में रिजर्वेशन भी मिले, किसानों को उनकी फसलों का दाम भी मिले, और किसानों का बिजली का और एक कर्ज भी माफ हो। हमें वो उत्तर प्रदेश, न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश चाहिए, जहां महिलाओं को रोजगार मिले, जहां उनका सम्मान हो, उनकी रक्षा हो, अन्याय होने पे कार्रवाई हो, जहां आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को, PRD के जवानों को, होमगार्ड भाइयों बहनों को, शिक्षा मित्रों को शानदार मानदेय मिले, स्वाभिमान सम्मान के साथ। न्यूनतम वेजेस यानी कि 753 रुपए से कम पे कहीं मजदूरी किसी को ना करनी पड़े। अगर कोई मजदूरी करे कंपनी में, फैक्ट्री में, खेत पे, किसी के घर पे, किसी सफाई के काम में, तो कम से कम न्यूनतम 750 रुपए जो केंद्र ने वेजेस तय किए हैं, 750 रुपए मिलने चाहिए। यानी कि लगभग महीने के 20,000 रुपए की मजदूरी, उनका वेतन होना ही चाहिए। 20,000 रुपए से कम में घर चलने वाला नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं आज कह रहा हूं, मौका दो, 20,000 रुपए से कम का रोजगार नहीं बचेगा किसी के लिए। इस बात को आप मेरी नोट कर लो, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, ये प्रतिज्ञा है। और ये प्रतिज्ञा ऐसे नहीं, मैं एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ, मेरी माँ घास लेके आके उसने पाला है मुझे, मैं जानता हूँ गरीबी के दर्द को। यहाँ कितनी महिला बैठी हैं, इन्होंने पशु पाल रखा हुआ, इनके खेत नहीं है, गाली खा के घास लाती है बेचारी, और दूध बेच के अपना घर चलाती है। इतनी आसान नहीं गरीबों की जिंदगी। अमीर का नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।